पूत के पाँव जो है पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उसी तरह से जैसे आपकी सोच होती है वो बचपन से आपके परिवार को आपको पता होती है। मेरे बापू ने कहा कि ना मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊँगा। साइकोलॉजी की भी बुक्स वगैरह पढ़ी, इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट के हिसाब से चोटी वाली या लंबे बालों वाली लड़की चाहिए, बहू चाहिए, तो फिर वो और लड़की देख ले। ये काम करना है तो हाँ करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। पहले पुराने टाइम में क्या होता था कि अपने जो थी माताएं थी, दादियाँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो अर्निंग नहीं होती थी। हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे आगे और वो चीज़ें हैं नहीं, तो वैसे कैसे होगा। आप जब पीछे चलोगे तो या तो आप पीछे वाली चीज़ों को घसीटो। मैंने उस बच्चे को बुलाया, उससे बात की, बेटा क्या बात है। तो उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो सारे टीचर कह रहे हैं तो आप कहना क्यों नहीं मान रहे। बोला जी मेरे को बस मैं नहीं मानूंगा किसी का भी कहना, चाहे मेरा नाम का। कई बार किसी को थोड़ा सा सख्ती का भी चाहिए होता है। अकेले प्यार से भी बिगड़ जाता है। जो जितना स्ट्रगल करता है, मैं तो ये मानती हूँ जितना तपता है वो उतना ही खरा सोना बन के निकलता है। इवन अपने गांव में नहीं, जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर भी गांव के लोगों के पास, गांव में चली जाती हूँ मैं, अपना टाइम निकाल के गांव के लोगों के पास भी मिलती हूँ, खेतों में चली जाती हूँ, खेतों में मिलती हूँ। जी राम राम दोस्तों, मैं रोहित दलाल, सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो जिन्हें हम कह सकते हैं शिक्षाविद भी हैं, पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं और मतलब हर फील्ड में उन्होंने अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की है। हम स्वागत करते हैं संतोष मेहरा जी का। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, आपका भी और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सहारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की, जैसे आपने कहा, बड़ा ही अच्छा आपने स्लोगन भी इसका रखा हुआ है और बड़ा प्रभावी है। और मैं लगातार आपके इससे जुड़ी हुई हूँ, देख रही हूँ कि इसमें जो है आप वास्तव में ही जो काम की बातें हैं, खबरें हैं, वो ही डाल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो सहारा न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मेरे को यहाँ पर बुलाया और दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया। जी मैडम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए कि जैसे मैंने बताया शिक्षाविद, आप एक अध्यापिका भी हैं, लोगों का जीवन संवारने का, बच्चों को आप मतलब एक छोटे स्तर से बच्चे जो स्तर मतलब इन द सेंस में एक छोटे प्लेटफॉर्म पे मतलब बच्चा आपके पास बिल्कुल जो एक कच्चा घड़ा होता है उस तरीके से आपके पास आता है और आप उन्हें तैयार करके समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छी उनकी पहचान बनाने का कार्य जो है अध्यापक अध्यापिकाएं करती हैं। तो आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। परिचय तो मेरा देखो कोई इतना बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन हर इंसान अपना परिचय, अपना नाम खुद बनाता है, मैं तो ये मानती हूँ। मेरा नाम संतोष मेहरा और एक बहुत ही छोटे से किसान की बेटी, ग्रामीण क्षेत्र से सरकारी स्कूल में जैसे पढ़ाई हुई बचपन की। और जैसे कहते हैं रोहित जी कि पूत के पाँव जो है पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उसी तरह से जैसे आपकी सोच होती है वो बचपन से आपके परिवार को आपको पता होती है, उस तरह की आपकी जो है एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उस तरह के चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं या करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से होने के नाते, किसान की बेटी होने के नाते, जो अपनी मातृभूमि से लगा लो, ग्रामीण से लगा लो, लगाव बहुत ज़्यादा मेरा रहा। तो संतोष नाम है मेरा और मैं अभी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ी, मेरी पढ़ाई की। और एक जो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी, जो लोग कहते हैं कई बार भी पढ़ाओ बच्चियों को और उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती शादी के बाद, तो मेरी शादी बड़े बचपन में ही हो गई थी, +2 के बाद ही हो गई थी। उसके बाद मैंने BCom, MCom, MPhil, इंटरेस्ट था काफ़ी पढ़ाई का और जज्बा था, जुनून था कि मेरे को आगे करना है। STET, CTET तमाम तरह के क्लियर किए और भी तमाम तरह के जो हमारे एजुकेशनल है टेस्ट वगैरह है क्लरिकल के, और पुलिस का भी टेस्ट मैंने क्लियर किया था 2004 में, कांस्टेबल का। उसके बाद यूनिवर्सिटी का डाटा एंट्री ऑपरेटर का था, वो मैंने क्लियर किया था। उसके बाद बैंक का क्लर्क का था। उसके बाद एज ए प्राइमरी टीचर भी मैंने जॉब की 4-5 साल तक। और 2013 में एज ए PGT कॉमर्स मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि एक जज्बा था, एक लगन थी। मतलब शुरू से ही आपके मन में ये था कि अध्यापक बनना है? नहीं, अध्यापक का भी नहीं था बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक। उस टाइम तो मेरा कुछ था ही नहीं कि कुछ करना, बस अपने दम पे कुछ करना है, एनर्जी है। तो असल रुझान जो था मेरा, जैसे कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट रहा, तो मेरा CA का या किसी कंपनी वगैरह में जाने का उस तरफ का रुझान था। जी मैम। लेकिन पढ़ाई होती गई, B.Ed किया, तो
और उस टाइम फिर मैंने प्राइवेट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट मेरा एकदम से चेंज हो गया, बच्चों से लगा हुआ, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे मैं पढ़ाने लगी उनको। तो जब वहाँ से एकदम से चीज़ें चेंज हो गई, दिमाग चेंज हो गया कि कंपनियों में और वहाँ जाएंगे तो उनका देखो वर्क कल्चर अलग है और ये वर्क कल्चर अलग है। तो पढ़ाई का ही फिर इसी में आगे कि मैं और क्या कर सकती हूँ, एमफिल वगैरह भी किया साथ साथ में पढ़ते हुए इस तरह से कोरस्पोंडेंस वगैरह से। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मैं, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि पहले जब आज से अगर 25 साल पहले की बात मैं करूँगी, 25 साल पहले मैंने +2 की थी और 27 साल पहले 10वीं की थी, तो उस टाइम लड़कियों की पढ़ाई और जो हमारा हिसार के आसपास का जो इस तरफ का हिसार है, फतेहाबाद है या शिवानी साइड का, भिवानी साइड का, तो पिछड़ा हुआ थोड़ा सा इलाका माना जाता है, लोग अवेयर कम है, तो वहाँ पढ़ाई का रुझान नहीं था। 10वीं तक का गांव में स्कूल था। उसके बाद जब +1 और +2 के लिए मेरे को हिसार में आना पड़ा, तो मेरा बाबू ही कहूँगी मैं, बाबू कहती थी बचपन से, गाँव में बाबू यही भाषा यूज होती है, बाबू ही कहते हैं जी। हाँ, तो मेरे बाबू ने कहा कि ना मैं अपनी लड़की को पढ़ाऊँगा, तो वहाँ से ही जैसे पढ़ाई का हुआ कि +2 +1 किया। फिर जैसे अपने गांव में है कि शादी ब्याह के लिए आ जाती है चीज़ें कि भी अब लड़की देखो 10वीं होगी, 17-18 साल की होगी तो शादी करके घर भेजो। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सोच किस तरह से अलग होती है। मेरे पापा चाहते थे कि मेरे को और पढ़ाया जाए, जी मैम, मैं पढ़ाऊंगा, अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने टू बी वेरी फ्रैंक कह दिया कि नहीं, आप मेरी शादी कर दो, आप एक बिल्कुल गरीब से किसान हो तो अपने ऊपर बर्डन मत रो, क्योंकि बड़ी बहन थी, बड़ा भाई था, उनका रिश्ता हो रहा था और मेरे लिए बार बार रिश्ते आ रहे थे। तो वहीं से जैसे मेरी अलग सी शुरू से ही अलग सोच रही, कपड़े पहनने का या वो चीज़ों को सोचने का, देखने का नज़रिया, कोई भी चीज़ होती थी। मैं यहाँ छोटी सी घटना या इंसिडेंट आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जैसे ही मेरा रिश्ता हो गया था, सगाई हो गई थी, तो बचपन से ही मेरी आदत इस तरह थी लड़कों की तरह कपड़े पहनने की। जी मैडम। और उसी तरह से घूमने फिरने की क्यूरियोसिटी रहती थी, कोई चीज़ है तो उसके पीछे क्यों है, क्या रीज़न है, किस तरह की चीज़ें हैं, मतलब हर चीज़ का कारण जानने की क्यूरियोसिटी थी आपके दिमाग में, भाई इसके पीछे क्यों हुआ, लॉजिक क्या कारण रहा इस चीज़ का। जी मैडम। और यही मैं अब भी मेरे स्टूडेंट्स को जब भी कुछ चीज़ पढ़ाती हूँ, बताती हूँ, तो हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ मेरी कही हुई बात पे एकदम से यूँ विश्वास मत करो कि उसको बिल्कुल पक्की लकीर मत मानो, या कोई भी चीज़ हम कोई सम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसके पीछे आपके पास ये होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्यों ये हो रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा, कोई किसी इंसान का किस तरह का व्यवहार है तो क्यों। क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई का इंटरेस्ट था, साथ साथ मैंने कुछ साइकोलॉजी की भी बुक्स वगैरह पढ़ी, इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट के हिसाब से। और सबसे बड़ा तो जो आपका होता है, आप अगर चीज़ों को बारीकी से ऑब्जर्व करते हो तो जो लोगों का व्यवहार होता है वो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाता है। तो जब मेरा रिश्ता हो गया था, हाँ वही मैं कह रहा था मैम, ये घटना हमारी बीच में छूट गई, जरा इसके बारे में आप बताइए। तो जब मेरा रिश्ता हुआ तो मेरी सास ने जैसे संदेशा भेजा कि भाई रिश्ता हो गया, आगे शादी वादी करेंगे तो लड़की को बोल दो कि वो बाल लंबे कर ले, कटिंग ना रखे जी। तो पता नहीं, उस टाइम समझदार नहीं थी, उतने चीज़ों का पता भी नहीं था क्या था, लेकिन मेरा बिल्कुल एक टूक जवाब था, सीधा स्ट्रिक्ट जवाब था कि नहीं, अगर उनको चोटी वाली या लंबे बालों वाली लड़की चाहिए, बहू चाहिए, तो फिर वो और लड़की देख ले। मेरा जो है, मैं अपने बालों की, ये मेरी पसंद की चीज़ है या ये मेरा पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं अपने बाल नहीं बढ़ाऊंगी, भले ही वो और दूसरी लड़की देख ले जी। इस बात पे बल्कि बाद में घर वालों ने और रिश्तेदारों ने मेरे को थोड़ा सा ये भी कहा कि भाई नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं भाई, तूने तो एकदम सीधा ही जवाब दे दिया, इस तरह से जवाब नहीं देते। इसी तरह से एक दो घटनाएं जैसे शादी के बाद भी हुई, तो मेरा ये जवाब बिल्कुल दो टूक होता था, स्ट्रिक होता था, ये काम करना है तो हाँ करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। जैसे छोटे थे बचपन में कहीं होते ये कहते भी यहाँ तो लड़के चले जाएंगे घूमने के लिए या खेलने के लिए, लड़कियां नहीं जाएंगी जी मैडम। तब भी मेरा यही होता था, क्यों, हाँ क्यों क्वेश्चन मार्क होता था भाई, क्यों लड़की क्यों नहीं जा सकती, लड़की क्यों नहीं जा सकती, लड़कियों को जाना चाहिए। और आज भी हम जैसे देख रहे हैं कि, तो मेरे को कुछ चीज़ों की तो जैसे बचपन से ही आदत पड़ गई, सब अरे ये लड़कों जैसे कपड़े पहनती है, ये लड़कों की तरह रहती है, और ये इसके जो कटिंग वटिंग है या जो चीज़ें हैं। लेकिन माइंड जो था मेरा ब्रॉड शुरू से ही था, चीज़ों को उस तरह से देखना। कोई भी नेगेटिव चीज़ आ गई तो मेरा उस पर जो रिएक्शन होता था, कभी किसी के घर परिवार की कोई बात आ गई, किसी लड़की की बात आ गई, तो मैं हमेशा कहती थी कि क्यों हुआ ऐसा, ये अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। और आप अगर किसी तीसरे इंसान को आप जज कर रहे हो तो जज क्यों कर रहे हो। मेरा पर्सनल ये चीज़ थी कि भी जजमेंटल क्यों हो रहे हो, आप जज क्यों बन रहे हो,
मैम मेरा सवाल है आपसे, जैसे पुरानी जो हमारी महान आत्माएं या जो हमारे शिक्षाविद रहे हैं जी। उन्होंने ये बताया है कि बेटा पढ़ता है तो एक घर सुधरता हाँ है जी। और बेटी पढ़ती है तो दो घर नहीं पूरा समाज सुधरता है। इस बात से आप कितना लिंक कर पाते हैं अपने आप को? इस बात से अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ये बात तो सच है, लेकिन ये बात जो जिन्होंने कही वो उनका परसेंटेज जो है ना मुश्किल से 10 या 20% ही है। जी। हर इंसान अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है और वास्तविकता भी है, जब पढ़ जाएगी तो वो चीज़ों को समझ जाएगी, समझ के तो दो परिवार अपने आप ही सुधर जाएगी। वो अब आगे जाएगी तो उनका व्यवहार जो होगा बच्चियों का वो उस तरह से ही होगा। आगे जब उनकी जनरेशन होगी, बच्चे होंगे तो उनको ठीक से पढ़ा पाएंगे या उनको ठीक से संस्कार दे पाएंगे। लेकिन समाज में फिर क्या हुआ कि उसका उल्टा रिवर्स चीज़ें हो नहीं रही हैं, ये उनको किया जा रहा है या इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा। देखिए, जब आपको कोई चीज़ का पता हो जाता है, जी मैडम, सही और गलत का जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आप फिर सही और गलत पे शिक्षा आपको सिखाती है कि आप वहाँ पे अड़ जाओ। जी मैडम। तो ये चीज़ें कई बार दिक्कत आती है आजकल। जैसे कहते हैं ना, कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं को या औरतों को या लड़कियों को ये कहा जाता है कि उनके अंदर वो संस्कार नहीं बचे हैं या उनके अंदर वो पेशेंस नहीं बचे हैं कि घर गृहस्थी को। क्योंकि देखो, पहले पुराने टाइम में क्या होता था कि अपने जो थी माताएं थी, दादियाँ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो अर्निंग नहीं होती थी। जी मैम। तो एक धार से जो पुरुष ने कह दिया वही मानना पड़ता था, अटल सत्य हो गया, वो अंतिम आदेश होता था। जी मैम। ठीक है, अब वो अंतिम आदेश से परामर्श पे आ गए, परामर्श से टकराव पे आ गई चीजें। क्योंकि जब उनको ये पता चल गया कि ये सही और गलत है या नहीं है, हम अर्निंग है, हम डिपेंड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। जब आपने उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया तो घर तो दो सुधर गए, लेकिन उन घर सुधरने के साथ साथ जो सामने से भी मानसिकता जो बदलनी थी, भाई मैं बीइंग अ फादर, मैंने अपनी बेटी को पढ़ा के तो आगे भेज दिया, लेकिन एक पढ़ी लिखी जब बहू मेरे घर में आई, वो जब चीज़ों को उस तरह से कहने लगी या करने लगी, फिर वो मेरी मेल ईगो कहो या फिर आप 50 साल पीछे चले जाते हैं कि भाई पहले तो ऐसे होता था। जी। जब हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे और वो चीज़ें हैं नहीं, तो वैसे कैसे होगा? आप जब पीछे चलोगे तो या तो आप पीछे वाली चीज़ों को घसीटो, जी मैम, है ना, और या फिर अगर आप एडवांस उसमें आगे टेक्नोलॉजी के साथ आगे तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो। और जनरेशन गैप हमेशा रहा है, 20 साल का 25 साल का जो भी होता था। मेरे बाबू जो थे वो मेरे दादा की चीज़ों से एग्री नहीं होते थे, दादा बाबू के चीज़ों से एग्री नहीं होते, मेरा बाबू जो वो क्या पता भाई की बातों से एग्री नहीं होता। ये रहा है जनरेशन गैप और हमेशा रहेगा। जी मैम। तो बात करते हैं मैम, ये तो बात थी सामाजिक, बात करते हैं आपके बारे में। आपने कहा कि आप शुरू से ही अध्यापिका रही हैं, पहले आपने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया, अभी आप एक कॉमर्स की लेक्चरर लगी हुई हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा आसान है या बड़े बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा आसान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने जो नर्सरी क्लास होती है, नर्सरी क्लास से लेकर के चाहे 9th 10th हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे कॉलेज का भी बीकॉम वगैरह भी, मैंने बीबीए वगैरह की बीएड की क्लासेस भी पढ़ाई। तो कुदरती ये रहा कि जो एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा, वो सब तरह का रहा। जी मैडम। तो यहाँ पर जब मैंने बात कही कि साइकोलॉजी की, यहाँ आपकी साइकोलॉजी काम करती है। ना छोटे बच्चों को पढ़ाना आसान है, ना टीनेज को पढ़ाना आसान है, और ना ही जो बिल्कुल एडल्ट है 18 से ऊपर के जो कोर्सेज बीएड वगैरह का, जो मैंने अभी आपको कॉलेज वगैरह का भी जिक्र करा, कॉलेज का भी मेरा कुछ समय का प्राइवेट एक्सपीरियंस रहा जब तक गवर्नमेंट जॉब में नहीं आई थी। जी मैम। तो उन दोनों को ये कहूँगी पढ़ाना आसान कहीं नहीं है। पढ़ाना आपको, जो हमेशा मैं जो बात मानती हूँ, जैसे टीचर का कोई लेवल है, आप बहुत IQ लेवल है आपका, हाई है, यहाँ है। जी मैम। और आपका स्टूडेंट कोई भी क्लास का यहाँ पे है, तो आप उसको क्या करते हो, कोशिश करते हो यहाँ लाने की। आप उसको यहाँ मत लेके आओ, आपको उस लेवल पे आना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आना पड़ेगा। आपको पहले अपने स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो किस तरीके से आपकी बात को कैच कर सकता है। जी मैडम, मैं उदाहरण दूंगी। कई बार जैसे स्कूल में, एक मेरे स्कूल का 10वीं का उदाहरण है, मैं 10वीं क्लास लेती नहीं थी, +1 और 2 का मेरा कॉमर्स और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या है कि एक बच्चे को सबने नकार दिया कि ये इतना निकम्मा और नकारा बच्चा है, ये किसी का कहना ही नहीं मानता, जी ये जूते पहन के ही नहीं आएगा, इसने जिद बांध ली है कि भी चप्पल ही पहन के आएगा। जी मैम। तो ऐसे बच्चों को कई बार क्या होता है, हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। मैंने उस बच्चे को बुलाया, उससे बात की, बेटा क्या बात है? तो उसने कहा कोई बात नहीं है, तुम्हारे जो सारे टीचर कह रहे हैं तो आप कहना क्यों नहीं मान रहे? बोला जी मेरे को बस, मैं नहीं मानूंगा किसी का भी कहना, चाहे मेरा नाम काट दो। मानना बेटा, नाम नहीं काटेंगे आपका, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है, चीज़ क्या है? मैंने थोड़े से उसको पोलाइटली प्यार से बात किया। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, किसी का नहीं तो मेरा
मेरा कहना तो मान जाएगा ना भी तेरी कोई समस्या तो मेरे को बता देना स्कूल में, मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगी, लेकिन कम से कम तेरे को इतना मेरा कहना मानना पड़ेगा कि भाई जब कोई टीचर कुछ कह रहा है और मैं कहूँगी तो प्लीज़ मेरा प्यारा बेटा है, मेरा अच्छा बच्चा है, इस तरह से मैंने थोड़ा सा उससे बात किया, वो मान गया सर जी। और उसके बाद रेगुलर ये रहा, जब भी उसकी फ्री घंटी होती थी वो एक बार आके मेरे से पूछता था कि मैम काम क्या है, तो मैंने उसको पौधों से, पेड़ पौधों से, पर्यावरण से जोड़ दिया कि मैं बेटा तेरा मन नहीं करता पढ़ने का, कोई बात नहीं, तो एक बार के लिए ये घंटी छोड़, उस टीचर से रिक्वेस्ट करके मैं इसको स्कूल से बाहर मत भगाना, मेरे पास भेजो, पेड़ पौधों में लगा दिया। फिर उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, भाई 5 क्वेश्चन थे, 5 नहीं बेटा 3 याद कर देगा, 2 याद कर देगा मेरे सामने अभी बैठ के, मेरा अच्छा बच्चा। इस तरह से कई बार हम इस तरह से भी कर सकते हैं और वास्तव में इसके रिजल्ट आते हैं। तो मैंने ये कहा चाहे वो नर्सरी का 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो 17 साल का बच्चा हो और चाहे वो 25 साल का स्टूडेंट कोई भी हो, तो हमें उसकी साइकोलॉजी को समझ के अगर हम टीच करेंगे थोड़ी सी चीज़ों को उस तरह से, टेक्नोलॉजी है आज का एडवांस जो टाइम है, तो मेरे को नहीं लगता किसी भी चीज़ की कोई भी समस्या आएगी। अदरवाइज अगर हम ये कहेंगे अपने उसमें रहेंगे मैं टीचर हूँ ये स्टूडेंट और एक गैप उनके अंदर अगर बना के रखेंगे तो हम है ना जो 60 या 70% बच्चों को तो ले जाएंगे, लेकिन जो 30% बच्चे जो वास्तव में नीडी है, जिनको उस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, कई बार किसी को थोड़ा सा सख्ती का भी चाहिए होता है, अकेले प्यार से भी कई बार बिगड़ जाता है। तो जब सख्ती की जरूरत है तब सख्ती करो, और जब जो सख्ती से नहीं माने तो उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी हमें बच्चे की। पहले वो किस तरीके से आपकी बात को मान सकता है, पहले उसके IQ लेवल तक जाना पड़ेगा, उसकी क्या सोच है, वो किस तरीके से अपने अंदर बदलाव ला सकता है। तो मैम जैसा आपकी बातों से हमें पता चला कि आपने बच्चे को पर्यावरण की तरफ भी ढालने की कोशिश की थी, तो पर्यावरण से कितना लगाव रहा है आपके जीवन में आपका? पर्यावरण से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा। अभी जब भी मेरे को टाइम मिलता है, हालांकि थोड़े से वही कह रहे हैं ना, हाई स्टैंडर्डाइज होने की कोशिश की, हो गए शहर में आके थोड़ा सा इंसान हो भी जाता है, मैं इसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करती हूँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपने गाँव में जाती हूँ। इवन अपने गाँव में नहीं, जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ पर भी गाँव के लोगों के पास गाँव में चली जाती हूँ, मैं अपना टाइम निकाल के गाँव के लोगों के पास भी मिलती हूँ, उनके खेतों में चली जाती हूँ, खेतों में मिलती हूँ। हम इसको फार्म हाउस बोलेंगे, गांव में अपने ढाणी बोलते, तो ढाणी में भी रहती हूँ, अभी भी मेरे जानकार हैं उनके पास जैसे रहती हूँ, जब भी टाइम मिलता है। यहाँ मेरा पास में गांव है तो गांव में चली जाती हूँ, खेत में, नाली में काम करना, हरा चारा वगैरह पशुओं वगैरह के साथ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स देने वाली चीज़ आपकी लाइफ में वही होती है। भागम भाग पैसे की तरफ, एक सक्सेस की तरफ या एक नाम की तरफ हम चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें रहती है कि भी आप जब इन चीज़ों को करोगे तो आपको ये मेंटली रिलैक्सेशन बहुत देती है। जो जितना ज़मीन से अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा वो उतना ही वास्तविक रहेगा इंसान, मैं ये मानती हूँ। जी मैडम, तो आपने अध्यापिका का सफ़र मैम कब शुरू किया? सबसे पहले जब आपने प्राइमरी, आपने कहा कि प्राइमरी के बच्चों को भी आपने पढ़ाना शुरू किया, आपने कब वो शुरुआत की और कैसा आपका, मतलब उससे पहले आपका जीवन और उसके बाद क्या बदलाव आप देखने को आपको मिलता है उसके अंदर? क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपके पिताजी एक किसान हुआ करते थे और उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ आपको, ये हम भी मानते हैं कि पुराने समाज में बेटियों को पढ़ने की इतनी इजाज़त नहीं मिलती थी, तो आपने एक अध्यापिका का सफ़र प्राइमरी के बच्चों से शुरू किया, तो कब आपने वो शुरुआत की और कितना संघर्षपूर्ण आपका जीवन वो रहा? स्ट्रगल देखो, जो जितना स्ट्रगल करता है, मैं तो ये मानती हूँ जितना तपता है वो उतना ही खरा सोना बन के निकलता है। जी मैम। स्ट्रगल रहा, जैसे अगर शादी कर ली, शादी के बाद तमाम तरह की जिम्मेदारियाँ होती है, ज्वाइंट फैमिली थी तो वो सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए BCom वगैरह किया, MCom किया, उसके बाद जैसे ही मेरी MCom के बड़े अच्छे परसेंटेज के साथ किया, तो वहाँ जब मेरी बेटी होगी उसी दौरान, जब मैं BCom में थी तभी मेरे को बेटी होगी थी, और मैं बड़े गर्व के साथ इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि मेरे एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है और मैं सिंगल पेरेंट्स भी हूँ जी। तो और उसको बड़े उससे जब उसका एडमिशन कराने गए तो वहाँ जो मैडम थे उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप भी पढ़ाने आ जाओ, क्योंकि आपके परसेंटेज इतने अच्छे, प्राइवेट स्कूल में कई बार टीचर नहीं मिलते, शुरू में उन्होंने शुरू किया था। तो गांव से होने के नाते थोड़ा सा मैं हेजिटेट थी कि मेरे को, मैम ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, मेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी जी। तो मैडम बोले कोई बात नहीं, प्राइमरी के छोटे बच्चे, सिंपल सी इंग्लिश बोलनी होती कुछ एक चीज़ें, और अगर कुछ गलत आप बोलोगे तो उसको ठीक करने के लिए मैं हूँ बेटा। वहाँ उन मैडम ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया। वहाँ मैंने 1-1.5 साल तक, फर्स्ट अगर मैं मेरी जॉब की बात करूँ तो शायद 1000 या 1100 रुपये में 2005 में मैंने अपनी फर्स्ट टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग शुरू किया था।
और वहाँ से उन मैडम ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिल गया, वहाँ टीचिंग से मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला, फिर मैं एक के बाद एक जैसे अपने साथ भी समाज के साथ भी एक्सपेरिमेंट करती चली गई। और आज मेरे को कहीं पे भी कितने बड़े स्टेज पे आप मेरे को खड़ा कर दो, कितना इंग्लिश में मेरे को इंग्लिश आज भी नहीं आती, मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट कहती हूँ। मैं पढ़ती थी तब भी मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, मैं आज भी ये कहती कि अंग्रेजी नहीं आती मेरे को, अंग्रेजी आती होती तो क्या होता सीधा मैं ट्रम्प के साथ पास ही पहुंच जाती होती, उससे इलेक्शन लड़ रही होती। ये अपना हरियाणवी कहो या गांव का कहो, जज्बा कहो, थोड़ा मजाकिया जोड़ी टाइप का इस तरह से कहो। लेकिन वहाँ से धीरे धीरे सीखते हुए फिर बीएड कर लिया। बीएड के बाद जैसे मैंने कहा यहाँ पर मैंने हिसार में वापस आके, हमारा जैसे था ना ट्रांसपोर्ट का काम था, फादर इन लॉ का, बाहर उधर कानपुर रहते थे जी, वहाँ पर पढ़ाया था 3-4 प्राइवेट स्कूलों में, फिर यहाँ पर भी 1-2 प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद मेरी 2009 में एज ए PRT जॉब लगी थी सरकारी ही जी, तो 4-5 साल का वो एक्सपीरियंस रहा। 2013 में एज ए PGT मेरी जॉब लगी थी। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी वो यहाँ पर हिसार के पास ही गाँव है, बैबलपुर है, वहाँ पर थी। और उसके बाद अब जो दूसरी पोस्टिंग है मेरी खेड़ी बरकी गांव है, वहाँ पर है। और एक्सपेरिमेंटल जैसे मैंने कहा रही, तो मैं बच्चों को, लड़कियों को मोटिवेट भी करती रहती हूँ। कई बार इसके एवज में मेरे को ये भी सुनना पड़ता है कि मैडम तो लड़कियों को बिगाड़ रही है जी, उकसा रही है या गलत चीज़ें सिखा रही है जी। तो वो कई बार चीज़ें, देखो अपना ह्यूमन नेचर क्या है कि परिवर्तन पसंद नहीं। हाँ, जबकि परिवर्तन हमारे समाज में ये आप कह सकते हैं कि परिवर्तन लोगों को ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन जो चल रहा है ना उसी पे हम आगे बढ़ते रहे, हम तरक्की भी करें, हम कामयाब भी हों, हम पैसा भी खूब कमाएं, हाई स्टैंडर्डाइज भी हों, लेकिन जो ट्रेडिशनल चीजें हैं हम उनको घसीटते भी रहें, तो वो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। आपके हाथ में ये कागज से कोई भी चीज है, इसको आप, अगर आपको ये मैं कहूँ कि आपको बड़ा मैं रजिस्टर देना चाहती हूँ, बड़ी कोई चीज देना चाहती हूँ, तो वो आप कब लोगे जी? वो परिवर्तन होगा तब इसको छोड़ोगे ना जी, तब इसको छोड़ के दूसरी चीज ये छोड़ोगे तब आप अगली चीज पकड़ पाओगे। अगर उसी चीज को आप पकड़े रहोगे तो दूसरी चीज को आप पकड़ नहीं पाओगे। मैम, जैसा आपने बताया कि आप कानपुर में भी, आपकी बातों से ही मैंने चीज़ निकाली है, आपने कहा कि आपने कानपुर में भी पढ़ाया है बच्चों को जी। तो हर बोर्ड का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है जी। भिवानी बोर्ड हमारा हरियाणा का जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड है और यूपी का जो शिक्षा बोर्ड है, उसकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई अंतर दिखाई देता है या दोनों एक ही जैसी पढ़ाई है? दोनों नहीं, काफ़ी अंतर है जी मैम। जो मैंने यूपी बोर्ड का जो बच्चों को पढ़ाया, यूपी के साथ साथ ICSE बोर्ड का भी मैंने पढ़ा। तो जो ICSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम भले ही था, लेकिन मेरे को लगा कि उसका जो सिलेबस था बड़ा लाइट था, और जो उनका पैटर्न था वो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस वाला नहीं था जी, स्ट्रेस फ्री वाला। जो उनके फ्रेम किए जाते थे, क्वेश्चन पेपर जो फ्रेम किए जाते थे, या जो उनका सिलेबस जो होता था बड़ा हल्का फुल्का सा और यूजेबल सा इस तरह से होता था, मैंने जहाँ तक नोट किया जी। और वहाँ पर मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ फिर शेयर करना चाहूँगी। जो मैंने वहाँ पढ़ाया था ICSE बोर्ड का, वो मुस्लिम किसी उसका स्कूल था और उसमें ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम ही थे जी। और हम हिंदू और जनरल के जो थे वहाँ कम ही टीचर थे, बच्चे भी बहुत नाम मात्र के ही होंगे। मेरा थोड़ा सा स्वभाव ये है कि सख्ती का भी है कि बच्चों को अगर बिगड़ रहे तो उसको थोड़ा सा टीचर का भय भी होना चाहिए बच्चों को, और थोड़ा सा लगाव भी होना चाहिए। तो वहाँ कई बार 1-2 बार मैंने किसी बच्चे को एक बार मार दिया जी। तो मेरे को ये कहा, भाई मैडम, मेरे घर वालों ने कहा भाई ऐसा है ना बेटा, रहने दे, ऐसे मत कर। कहीं ना कहीं उनका तसल्ली नहीं होती कि वो कुछ आपको जान से भी मार सकती है, इस तरह की कोई घटना हो सकती है कि बच्चे एग्रेसिव ना हो जाए। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ, मैं वहाँ रही काफ़ी समय तक, काफ़ी मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, मैडम थे, कलीग्स थे, और मुसलमानों के स्कूल में भी मैंने पढ़ाया, वहाँ पर भी 1-1.5 साल तक पढ़ा। बिल्कुल ऐसी जो हिंदू मुस्लिम वाली भी कई बार चीज़ें होती है, बड़े अपनेपन के साथ, बड़ा लगाव के साथ वहाँ पर मैंने अपना जॉब किया। और तजुर्बा मेरा जो आज तक भी, उनका 10 साल हो गए मैं वहाँ से आए हुए, तो वहाँ के जो मुस्लिम हैं 2-4-5 मेरे जो जानकार, उनसे अच्छा मेरा संबंध घर परिवार तक जाना। तो बड़ा साफ़ सुथरी उनकी मानसिकता रहती है और बड़ा साफ़ सुथरी चीज़ें रहती है। तो इसको आप नहीं डिस्कस भी नहीं करेंगे, चीज़ें अलग है। अपना बोर्ड की बातें थी तो ICSE बोर्ड का बड़ा हल्का फुल्का रहता था। लेकिन अगर आप यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड का जो है ना, एक तो हिंदी का बड़ा ये रहता था जी। यूपी बिहार के जो लोग होते हैं उनकी हिंदी बड़ी ही शुद्ध होती है, बड़ी शुद्ध। और अपना हरियाणवी तो टच ऐसा है कि अपनी जुबान मोटी है, अपन चाह के भी उस चीज को बोल नहीं पाते, उस तरह से बोल नहीं पाते। तो जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस भी वाइड है, उनका ज्यादा है, बच्चे के ऊपर बर्डन ज्यादा है। और जो उनका पैटर्न होता था क्वेश्चन पेपर का या और चीजों को अटेम्प्ट करने का, तो वो भी ज्यादा
लेंथी होता था जी, ज़्यादा लेंथी होता था। तो यूपी बोर्ड की कंपैरिजन अगर मैं हरियाणा बोर्ड का कहूँ तो हरियाणा बोर्ड का तो बहुत इजी, जो पीछे से 2009-10 के बाद जो पैटर्न बनाया है ना क्वेश्चन पेपर का, इस तरह से जो सिलेबस बना दिए, उससे तो बच्चों के ऊपर कोई बर्डन ही नहीं। अगर यूपी यहाँ का बच्चा तो यूपी बोर्ड की एक भी एग्जाम को क्लियर ना कर पाए, वहाँ के बच्चों को जैसे अपने कहते हैं सीधी भाषा में घसीटा जाता है। जी जी जी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा घसीट दें उनको कि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ठूस दें, उस तरह से होता। सिलेबस ज़्यादा उनका लेंथी मैं मानती हूँ वहाँ के जो उसको। जी मैडम, तो मैम जैसा आपने अभी बताया कि बच्चों को आपने वहाँ पे डांट भी दिया था, हमारे जो पुराना समय था उसमें टीचर, मास्टर जी, गुरु जी की कहीं ना कहीं डर हर बच्चे में दिखाई देता था, मार भी देते थे, पिटाई भी कर देते थे। आज का समय आप कैसे देखते हैं? बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं शिकायत लेकर भी स्कूल में पहुंच जाते हैं मास्टर के पास कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया, तो इसमें आप क्या अंतर देखते हैं और कितना ये गलत है, कितना ये सही है? देखो, गलत और सही को तो हम कहने वाले वही कहें कि मेरी मेंटलिटी नहीं है कि हम जज करें या जजमेंटल करें। कोई भी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, कोई भी चीज़ होती है टाइम टाइम पे। पहले क्या होता था कि शिक्षा का जो था एक जुनून जज्बा होता था, और जिनको भूख होती थी शिक्षा की, जी मैम, वही पढ़ने के लिए जाते थे। एक ये था कि भी कुछ हमें प्राप्त करना है, लेना, हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। पेरेंट्स जो होते थे ज़्यादातर अनपढ़ ही होते थे उस समय में, तो वो सोचते थे अपने बच्चों को सबको पढ़ाएं। और एक गुरु की या टीचर की जो होती थी वो बड़ी अहम भूमिका होती थी, और बच्चे भी ज़्यादा होते थे। तो यही होता था कि सिद्धांत पुराना ये था कि मार के पीट के टीचर जब तक मारेगा नहीं बच्चा सुधरेगा नहीं। लेकिन कानून यह है ना कि RTE, राइट टू एजुकेशन का जब से कानून आया कि भी बच्चे को मारे पीटेंगे नहीं, तो ये कुछ लोग पढ़े लिखे हो गए, कुछ उनके बच्चे भी जैसे एक एक बच्चे हैं, दो दो बच्चे, तो उनको ये होता है कि भी अगर हमारे बच्चे को मार दिया, पीट दिया, या कई बार देखो चीज़ें, मैं हमेशा एक चीज़ के पीछे वेरियस फैक्टर होते हैं। जी मैडम, कई पेरेंट्स ये होते हैं कि भी ग्रामीण क्षेत्र में या उस तरह से आप देखते हैं, या कहीं गरीब तबके की, वो वास्तव में बच्चे पे पहले ही तकलीफ होती है, लेकिन अगर टीचर ने मार दिया, पीट दिया, तो वो केस बना देते हैं, उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में इस तरह से चीज़ें हो जाती है। मारना, मैं बच्चों को क्या मारना, तो मैं किसी को भी सही नहीं मानती। जी जी जी, कोई अगर पशु को भी मार रहा है तो मैं उस चीज़ को भी सही नहीं मान रही कि आपने इसको डंडा क्यों मारा, किस लिए मारा। जब तक कोशिश हो, जब तक पॉसिबल हो, और जब तक ज़रूरत ना हो, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर वही कहावत आती है ना कुम्हार वाली, कि बच्चा जो होता है कच्ची मिट्टी की तरह से होता है। कुम्हार जब घड़े बनाता है तो वो अंदर से सहारा दिया होता है, बाहर से थपकी देता है। तो वो टीचर की जो मार होती है वो थपकी होती है, मार नहीं होती। कि उसको सुधारने के लिए, उसको शेप में लाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वो टीचर उसको कुम्हार बना हुआ है, और बच्चा कच्ची मिट्टी है, उसको शेप दे रहा है, उसको एक बहुत खूबसूरत बर्तन बना रहा है, बहुत खूबसूरत उसकी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहा। तो और आजकल तो ये ख़त्म ही हो गया, कहीं कहीं कोई सुनने को मिलता है कि ऐसा किसी टीचर ने मारा हुआ। लेकिन अगर कोई टीचर मारता है तो वो बच्चे के भविष्य के लिए मारता है। लेकिन कुछ केसेस इस तरह के आए, लोगों ने कंप्लेन किया या उस पर केस कर दिया, तो उस वजह से कई बार अब टीचर के हाथ बन गए, वो बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। उसको जिस तरह के अधिकार या जिस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए थी कि वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही वो चीज़ें। तो ये थे हमारे साथ संतोष मेहरा जी, जिनका संघर्षपूर्ण जीवन रहा। एक छोटे किसान परिवार से आने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे शादी के बाद भी बदस्तूर जारी रखा, और आज एक अध्यापिका के रूप में वो हमारे हरियाणा बोर्ड में सेवाएं दे रही हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सारा न्यूज़ 24 देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार रोहित जी।